हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर के जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस सिक्रेशन फॉर। प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्रावित होता है उससे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टिमुलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी। शुक्राणु की गतिविधि का उत्प्रेरण होता है। पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करती हैं, जो फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम से भरपूर होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्राव होता है वह शुक्राणु की गतिविधि को उत्प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इज यूज्ड विद इन। आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होता है यदि डैश प्रयुक्त किया जाए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 72 आवर्स ऑफ कॉइटस। सहवास के 72 घंटे के अंदर आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होता है, जो प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या आईयूडी के उपयोग किया जाता है। इन्हें बलात्कार या सामान्य का असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, From the sexually transmitted disease mentioned below, identify the one which does not specifically affect the sex organs. निम्न यौन संचारित रोगों में से किसमें यौन अंग विशेष रूप से प्रभावित नहीं होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एड्स। एड्स एक विषाणु से होने वाला रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के कारण होता है। एचआईवी विषाणुओं के उस समूह में आता है जिन्हें पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस कहते हैं, जिसमें आरएनए जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहां उसका आरएनए जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय डीएनए बनाता है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी लसिकाणुओं पर हमला करते हैं, जिससे टी लसिकाणुओं की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे बार बार बुखार और दस्त आते हैं तथा वजन घटता है। अगला प्रश्न है, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। निम्न में से किस कारण से कॉन्डम गर्भ निरोधक के रूप में काफी लोकप्रिय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कॉन्डम एक गर्भ निरोधक है जो पतली रबड़ या लेटेक्स से बनाया जाता है, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले ढक दिया जाए और स्खलित शुक्राणु स्त्री के जनमार्ग में प्रवेश नहीं कर सके। अगला प्रश्न है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाई। मुखी गर्भ निरोधक गर्भावस्था को रोकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन। अंडोत्सर्ग को रोककर
मुखी गर्भ निरोधक अंडोत्सर्जन और रोपण को संदर्भित करने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणवत्ता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है, जिससे निषेचन बाधित होता है। अगला प्रश्न है, द टर्म वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। वैक्सीन शब्द का किसने प्रयुक्त किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के संक्रमण को रोकने के लिए पहला वैक्सीन विकसित किया और उन्होंने वैक्सीन शब्द दिया। टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरकुलोसिस के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की। लुई पास्चर ने सावधानी पूर्वक प्रयोगों को करते हुए यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। अगला प्रश्न है, हशीश गांजा एंड चरस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हशीश गांजा एवं चरस किससे प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैनेबिस स्टाइवा। कैनाबिनाइड्स रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनाइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनाइड कैनेबिस स्टाइवा पौधों के पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियों और राल के विभिन्न संयोजन मेरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम आते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर इज कॉज्ड बाय। कैंसर किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होता है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियां टूट जाती हैं और इनमें समसूत्री विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाओं विभाजित होना जारी रहता है और कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिससे ट्यूमर कहते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स इज ट्रांसमिटेड बाय। एड्स किसके द्वारा संचारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एड्स का संक्रमण निम्नलिखित तरीकों से होता है। संक्रमित व्यक्ति यौन संपर्क से, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आदान से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसे कि अंतःशिरा द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वालों के मामलों में, और संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। अगला प्रश्न है, Which immunoglobulin can cross the placenta and can provide passive immunity to newborn? कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को पार कर नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। 2 छोटी जो लघु श्रृंखलाएं कहलाती हैं और 2 बड़ी जो दीर्घ श्रृंखलाएं कहलाती हैं। इसलिए प्रतिरक्षी को H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिससे मानव में टाइफाइड ज्वर होता है। यह रोगजनक आमतौर से संदूषित भोजन और पानी द्वारा छोटी आँख में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाता है। इससे लगातार उच्च ज्वर, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और भूख न लगना आदि सामान्य लक्षण है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विराल परीक्षण से होती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। मलेरिया किसके द्वारा संचारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फीमेल एनाफिलीज। जब संक्रमित मादा एनाफिलीज मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणुज के रूप में मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तब मलेरिया हो जाता है।
स्पोरोजाइटस संक्रामक रूप से प्रारंभ में परजीवी यकृत में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक टॉक्सिक पदार्थ हीमोजोइन निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। मादा क्यूलेक्स द्वारा फाइलेरिया होता है। अगला प्रश्न है, डिफोरेस्टेशन कॉजेज, वनोन्मूलन से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिट्टी का क्षरण, सॉइल इरोजन। वनोन्मूलन से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। इससे मुख्य प्रभावों में से एक है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, आवास नष्ट होने से जैव विविधता में कमी, मिट्टी का क्षरण, जलीय चक्र का बिगड़ जाना और चरम मामलों में वनोन्मूलन से मरुस्थलीकरण, पानी मरुभूमि में परिवर्तित हो सकता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन? निम्न में से कौन सा इन सीटू संरक्षण कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीव मंडल, आरक्षित हॉटस्पॉट इत्यादि इन सीटू संरक्षण के उदाहरण हैं। जबकि जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क और क्रायो प्रिजर्वेशन, उत्तक संवर्धन आदि एक्स सीटू संरक्षण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, द नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज द मेन रीजन? बहुत से वन्य जीवन के लगातार कम होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, आवास का विनाश। जाति विलोपन की बढ़ती हुई दर जिसका विश्व सामना कर रहा है, वह मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण है। इसके 4 मुख्य कारण हैं: आवासीय क्षति या विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण, सह विलुप्तता। आवासीय क्षति जंतु व पौधे के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट इन इंडिया? निम्न में से कौन सा भारतीय पारिस्थितिकी जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज। एनसीईआरटी के अनुसार सर्वप्रथम 25 जैव विविधता हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे। तत्पश्चात इस सूची में 9 हॉटस्पॉट और सम्मिलित किए गए। संसार में कुल 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। इसमें से 3 हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा व पूर्वी हिमालय हैं, जो हमारे देश की असाधारण रूप से उच्च जैव विविधता को दर्शाते हैं। यद्यपि जैव विविधता के सारे हॉटस्पॉट आपस में मिलकर संसार का 2% से भी कम है, परंतु इन क्षेत्रों में आवासित जातियों की संख्या अत्यधिक है। अगला प्रश्न है, ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ? किस कारक के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया के फलस्वरूप ओजोन गैस सतत बनती रहती है और समताप मंडल में इसका आणविक ऑक्सीजन में निम्नीकरण भी होता रहता है। समताप मंडल में ओजोन के उत्पादन और अवक्षय निम्नीकरण में संतुलन होना चाहिए। हाल ही में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन निम्नीकरण बढ़ जाने से इसका संतुलन बिगड़ गया है। वायुमंडल के निचले भाग में उत्सर्जन क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर की ओर उठता है और यह समताप मंडल में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल विदरिंग इज इनहेंस्ड बाय एसिड रेन? अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा रासायनिक अपक्षय होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोलाइसिस, जलीय अपघटन।
अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल होते हैं जो जलीय अपघटन को तेजी से बढ़ाते हैं, जो कि एक प्रकार का रासायनिक अपक्षय है। जलीय अपघटन मिनरलों को पानी के संयोजन के माध्यम से विघटित करता है, नए यौगिकों का निर्माण करता है। वर्षा में मौजूद अम्ल यह प्रक्रिया और तेज करते हैं क्योंकि यह अतिरिक्त हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं जो मिनरलों को पिघलाने और अपच्छेद करने की दर को बढ़ाते हैं। इस प्रकार अम्लीय वर्षा जीर्ण को बदलते पत्थरों और खनिजों को समय के साथ बदल देती है। अगला प्रश्न है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल लॉज इन इंडिया? भारत में कौन सी पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी कानून के जनक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामदेव मिश्र। भारतवर्ष में रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 26 अगस्त 1908 में हुआ था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से वनस्पति विभाग में पारिस्थितिकी विषय में शिक्षण तथा अनुसंधान के विभाग की स्थापना की। इनके अनुसंधान ने उष्णकटिबंधीय समुदायों तथा उनके उत्पादनशीलता और चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र आदि विषयों पर ज्ञान की आधारशिला रखी। रामदेव मिश्रा जी ने भारतवर्ष में पारिस्थितिकी पर प्रथम स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, स्लाइडेन एंड स्वान प्रपोज्ड। स्लाइडेन एंड स्वान ने क्या प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन, कोशिका सिद्धांत। सन 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि ये पौधे विभिन्न प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो पौधों से ऊतकों का निर्माण करते हैं। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। इन्होंने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद में पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो पादप की विशेषता है। अतः स्लाइडेन और स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन? निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सन 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोफिलिड होते हैं जो दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। मनुष्य के रुधिराणु की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। ए और सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कैंसर सेल्स कैन इजिली बी डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल्स बिकॉज दे आर। सामान्य कोशिका की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं को रेडिएशन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडरगोइंग रैपिड डिवीजन, तेजी से बढ़ने लगती हैं। शरीर में सामान्य कोशिकाओं का वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रित और नियमित होता है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक गतिविधियां टूट जाती हैं और तेजी से बढ़ने लगती हैं। इसीलिए सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं को रेडिएशन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पैकिटिन। स्थूल पट की अपेक्षा लेप्टोटीन और जाइगोटिन की अवधि कम होती है। पैकिटिन अवस्था के दौरान प्रत्येक युगली गुणसूत्र के 4 अर्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखलाई देने लगती है। अवस्था में पुनर्योजन ग्रंथिकाएं दिखाई देने लगती हैं जहां पर समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्ध गुणसूत्रों के बीच विनिमय होता है। क्रॉसिंग ओवर दो समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान के कारण होता है।
क्रॉसिंग ओवर एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया है। व जो एंजाइम इस प्रक्रिया में भाग लेता है उसे रिकाम्बिनेज कहते हैं। अगला प्रश्न है आरएनए लैक्स विच नाइट्रोजन बेस। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थायमीन। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन व पिरिमिडीन। साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थायमीन केवल डीएनए में मिलता है। प्यूरीन आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है द एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस्ड थ्रू रेस्पिरेशन इज। श्वसन के दौरान कौन सा ऊर्जा समृद्ध यौगिक उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एटीपी। श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा का कुछ भाग कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी के रूप में संचित यह ऊर्जा भविष्य में सजीवों का विभिन्न जैविक क्रियाओं में संचालन में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है यूट्रोफिकेशन इन द लेक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। झीलों में यूट्रोफिकेशन किसकी उपस्थिति में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। यूट्रोफिकेशन झील का प्राकृतिक काल प्रभावन को दर्शाता है, यानी झील की अधिक उम्र हो जाती है। यह इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। तरुण झील का जल शीतल और स्वच्छ होता है। समय के साथ साथ इसमें नदी के जल के साथ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस आते रहते हैं, जिसके कारण जलीय जीवों में वृद्धि होती रहती है। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग लाइटनिंग द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रिएटेड इन द एयर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू। बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल का ताप एवं दबाव बढ़ने के कारण नाइट्रोजन किस में बदल जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल का ताप एवं दबाव बढ़ने के कारण नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाता है। कोई भी प्राकृतिक या औद्योगिक प्रक्रिया जो मुक्त नाइट्रोजन का कारण बनती है, रासायनिक रूप से अन्य तत्वों के साथ मिलकर अमोनिया, नाइट्रेट या नाइट्राइट्स जैसे अधिक प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक बनाती है। अगला प्रश्न है ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स ब्रिंग्स अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जीव विनिमयन एक्सप्रेशन के दौरान कौन सा एंजाइम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कर ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लीक ऑपेरोन में जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूट लेखन करता है, जो डाइसैकेराइड लैक्टोज के जल विघटन से एकलक इकाई गैलेक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है अ कोडोन कंटेन्स हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड। एक कोडोन में कितने न्यूक्लियोटाइड संलग्न होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। जॉर्ज गेमो एक भौतिकविद थे। इन्होंने बताया कि क्षार केवल 4 हैं, जो 20 अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। अतः कूट के निर्माण में क्षारों का समूह बनता है। इनका विचार है कि सभी 20 अमीनो अम्लों के कूट हेतु कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कोडान लगभग सार्वभौमिक होते हैं। अगला प्रश्न है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस बिकॉज। साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृत्व वंशानुक्रम भी कहते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ जाइगोट इज प्रोवाइडेड बाय ओवम। जाइगोट का अधिकांश साइटोप्लाज्म ओवम से बनता है।
साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम, जिसे मातृवंशानुक्रम के रूप में जाना जाता है, तब होता है जब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के संचरण के कारण कुछ लक्षण विशेष रूप से मातृ से विरासत में मिलते हैं। चूंकि डिम्ब युग्मनज में साइटोप्लाज्म का एक बड़ा हिस्सा योगदान देता है, इसीलिए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में एक नोट किए गए लक्षण मुख्य रूप से मातृवंश से विरासत में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जीन म्यूटेशन अकर्स एट द टाइम ऑफ, जीन उत्परिवर्तन किस समय होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीएनए रेप्लिकेशन। अगला प्रश्न है, व्हाट आर द डिफरेंसेस इन द स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के दौरान डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेपिटेटिव डीएनए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए के कुछ क्षेत्रों में भिन्नता को देखने पर आधारित है, जिसे पुनरावृत्ति डीएनए कहा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दो व्यक्तियों के डीएनए अनुक्रमों की तुलना करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह आपराधिक मामलों, माता-पिता के विवादों आदि को सुलझाने में उपयोगी होता है। डीएनए पुनरावृत्ति में डीएनए के एक छोटे से खंड में कई बार पुनरावृत्ति होती है, इसीलिए इसे पुनरावृत्ति डीएनए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड जीन टैक्सी? जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मिड। जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी शब्द का तात्पर्य प्लाज्मिड से है। प्लाज्मिड बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे गोलाकार डीएनए अणु होते हैं, जो बैक्टीरिया के गुणसूत्र से स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग में प्लाज्मिड का उपयोग आमतौर पर बैक्टीरिया जैसे विदेशी डीएनए को मेज़बान कोशिकाओं में ले जाने के लिए वाहक के रूप में किया जाता है। इसीलिए प्लाज्मिड क्लोनिंग उद्देश्यों के लिए जीन को लक्ष्य कोशिकाओं में ले जाने के लिए वाहन या टैक्सी के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विच एंजाइम एक्ट्स एज बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैविक सीजर के रूप में कार्य करने वाला एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है। ये एंजाइम विशिष्ट पहचान अनुक्रमों पर डीएनए को काटते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को डीएनए टुकड़ों में सटीक हेरफेर करने की अनुमति मिलती है। लाइगेज डीएनए टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति और संश्लेषण में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज कंसर्न्ड विथ? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मुख्य रूप से डीएनए एम्प्लीफिकेशन से संबंधित है, जिससे डीएनए अनुक्रमों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना आसान हो जाता है। इससे सीधे तौर पर डीएनए मरम्मत या डीएनए प्रतिकृति शामिल नहीं है। पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग विशिष्ट डीएनए अनुक्रमों को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे किसी विशेष खंड की लाखों प्रतियां बनती हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड? डीएनए या आरएनए सेगमेंट को जब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा जाता है तब उसे डैश कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोब। रेडियोधर्मी अणु के साथ टैग किए गए डीएनए या आरएनए खंड को प्रोब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट्स? एबीओ रक्त समूह प्रणाली क्या प्रदर्शित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीपल एलेलिज्म, एकाधिक एलील।
एबीओ रक्त समूह प्रणाली को एक ही जीन स्थान पर कई एलील्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेड्स बिकम क्लियरर ड्यू टू। किस सिद्धांत के अंतर्गत वंशागति अथवा उत्तराधिकार के विशिष्ट गुण स्पष्ट हो जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेंडल्स वर्क ऑन ग्रीन पीस। मेंडल का हरे मटर का कार्य। हरी मटर पर मेंडल के काम ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के माध्यम से आनुवंशिकता और विशिष्ट लक्षणों की विरासत के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। वंशानुक्रम के पैटर्न का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके मेंडल ने अलगाव और स्वतंत्र वर्गीकरण के नियमों की स्थापना की, यह समझने के लिए कि स्पष्ट रूपरेखा प्रदान की कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पारित होते हैं। उनके काम ने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी। अगला प्रश्न है, विच वन इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन। विकास से कौन सा संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेरिएशन, परिवर्तन। जो विविधताएं व्यक्ति को उसके परिवेश में फिट होने में मदद करती हैं, वे अगली पीढ़ी तक चली जाती हैं, जबकि अन्य विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रकार परिवर्तन विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैविक विकास जीवित आबादी और जीवों की वंशज आबादी के संचारी परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास से बदलते परिवेश के अनुसार विशेषताओं में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन वॉज पब्लिश्ड इन। डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1859। चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पहली बार 1859 में प्रकाशित हुई थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग TRE 1 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।